हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात की थी कि एलोट्रॉप हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो आज हम एलोट्रॉप की बात करते हैं। एलोट्रॉप जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखते हैं बट प्रॉपर्टी सेम रखते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होंगे, लाइक कार्बन के डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरिन हो गया। इसी तरह से टिन होता है, टिन के भी 2 होते हैं, अल्फा टिन और एक बीटा टिन। ठीक है, अल्फा टिन जो होता है वो डायमंड लाइक स्ट्रक्चर रखता है, और ये जो होता है वो मेटालिक स्ट्रक्चर रखता है। 13.2 पर ये एलोट्रॉप आपस में एक दूसरे को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। चलो हो गया। तो अल्फा टिन और बीटा टिन की बात करते हैं तो अल्फा टिन जो होता है वो 13.2 पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा में, और बीटा वापस किस में आ जाएगा, अल्फा में। और ये होता है आपका ग्रे कलर में, और ये होता है वाइट। एक बार की बात है कि जो नेपोलियन बोनापार्टा था, एल्प्स की पहाड़ियां जो फ्रांस और इटली के बीच में होती है, एल्प्स, वहां पर उसकी जो आर्मी थी, वो आर्मी जो थी वहां पर तैनात थी। अब आर्मी नो डाउट कोट पहना हुआ होगा आर्मी वालों ने, और उसके बटन होंगे, वो बटन अपने आप चेंज हो गए थे, उनका कलर चेंज हो गया था। ठीक है, अब वो कलर चेंज हो गया तो उस जमाने में क्या है, भूत प्रेत जैसी बातें सामने आने लगी। लेकिन बाद में क्या पता चला कि वो तो टेम्परेचर जो था 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो गया तो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से वो दूसरी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बटन जो थे उनका कलर चेंज होने का रीजन आपसे पूछा जाएगा। पूरा लैंग्वेज आती है सवाल में कि नेपोलियन बोनापार्टा की जो आर्मी थी, उनके जो सोल्जर थे वो एल्प्स पहाड़ी पर तैनात थे, वहां पर आपका उनके जो कोट थे उनके बटन चेंज हो गए थे, कलर चेंज हो गया था। तो रीजन क्या आएगा, तो रीजन आपका आंसर में आएगा कि जो टिन है उस टिन की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज हो गई थी, जिसलिए कलर चेंज हुआ था वो। ठीक है, तो टिन के 2 एलोट्रोप आपको ध्यान रखना अच्छे से। अगला है कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। एक आपका पता है डायमंड, दूसरा आपको पता है ग्रेफाइट, तीसरा आपको पता है फुलरिन। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो नेटवर्क 3D लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे। इसमें सिंगल बॉन्डेड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। सिंगल बॉन्डेड लेंथ होगी, सिंगल बॉन्ड होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, टेट्राहेड्रल होता है, नॉन प्लेनर होगा, टेट्राहेड्रल है तो नॉन कंडक्टर होगा क्योंकि इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट इट इज अ गुड थर्मल कंडक्टर। एक बात दिमाग में अच्छे से बिठाना, कंडक्टर जब भी वर्ड आए तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देखते हैं, कंडक्टर वर्ड जब आए तो क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। और थर्मल कंडक्टेंस का मतलब होता है हीट, थर्मल कंडक्टेंस का मतलब होता है हीट। समझिए बात को। तो डायमंड जो होता है, हीरा, हीरा जिसे कहते हैं, हीरा, हीरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखेगा, टेट्राहेड्रल होगा, उसकी जो लेंथ होगी वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होगी, वो नॉन प्लेनर होगा, वो नॉन कंडक्टर होगा। यानी कि अगर हीरे के अंदर करंट लगाएं और इधर से हम हीरे को पकड़ लें तो हमें करंट नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से कंडक्टिविटी नहीं शो करेगा, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है। थर्मल कंडक्टिविटी कौन शो करते हैं, जिनमें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। ऐसे ही नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जिनमें होगी वो थर्मल कंडक्टिविटी शो करते हैं। क्लियर, तो ये डायमंड हो गया। डायमंड के बाद आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट की बात के अंदर क्या आएगा, देखो ये ऐसे लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है ग्रेफाइट। और ये आपस में ऐसे जुड़े होते हैं। ये जो आपकी लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, लेयर्ड स्ट्रक्चर जो दिख रही है इसमें आपके वॉन्डरवाल फोर्स होते हैं, वीक वॉन्डरवाल फोर्स। यहाँ ये बीच में क्या होते हैं इनके, वीक वॉन्डरवाल फोर्स। क्लियर,
कोवेलेंट स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे। लेयर के अंदर तो कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब जो हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 आएगा, इसका मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ही डीलोकेलाइज्ड है यहाँ पे, जिससे कि हम कहते हैं कि एरोमेटिक नेचर आ रही है इसमें। ठीक है, तो ये एरोमेटिक होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसलिए कंडक्टर होता है, और कंडक्टर होने के साथ साथ यहाँ क्या है, बोलो, प्लेनर आएगा ये। अच्छा, इन दोनों के बीच में आप देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, वंडरवाल। वंडरवाल फोर्स वीक फोर्स होते हैं, इसलिए एक दूसरे पर स्लिप कर सकते हैं आसानी से। तो ये आसानी से एक दूसरे पर स्लिप करेंगे तो स्लिपरी नेचर होगा इनका, स्लिपरी नेचर होगा एक दूसरे का, इसीलिए इसको आप एज ए गुड लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो डायमंड ग्रेफाइट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं बताओ, लुब्रिकेंट के तौर पे। कहाँ करते हैं, लुब्रिकेंट। ठीक है, तो ये आपका, अच्छा ये आपका ऐसा लग रहा है 2D शीट लाइक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, 2D शीट लाइक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक खास बात। दूसरी खास बात ये है कि इसके अंदर जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में अगर बोले लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है क्या, यस। पर एक सवाल और पूछेगा कि इसमें नॉन मेटेलिक कोवेलेंट बॉन्ड होता है क्या, यस। ये नॉन मेटेलिक कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि क्या इस कोवेलेंट बॉन्ड में कोई मेटेलिक कैरेक्टर है, तो आंसर है नो। प्योर कोवेलेंट है तो सारा सी 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 बॉन्ड है। तो वह कभी कभी ऐसे बोल देता है कि कैसा बॉन्ड है इसमें, तो नॉन मेटेलिक कोवेलेंट बॉन्ड है, किसी तरह का कोई मेटेलिक कैरेक्टर इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया डायमंड। फुलरिन की बात करें तो जो फुलरिन होती है ना, उसका नाम था बकमिंस्टर फुलरिन। ये तीनों जो एलोट्रॉप हमने पढ़े हैं कार्बन के, वो तीनों के तीनों क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं, लिख लेना ये क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप। और जो फुलरिन है वो लेटेस्ट डिस्कवर्ड एलोट्रॉप है। फुलरिन क्या है, लेटेस्ट डिस्कवर्ड क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप, बकमिंस्टर फुलरिन, C60 कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर पेंटागन होता है स्ट्रक्चर में और हेक्सागन होता है। क्लियर, 20 हेक्सागन है और 12 पेंटागन है। हेक्सागन जो होते हैं वो बदल सकते हैं, पेंटागन नहीं बदलते, पेंटागन फिक्स होंगे, चाहे कोई सी भी आप फुलरिन ले लो। ठीक है, और जो फुलरिन की बात करते हैं तो ईच हेक्सागन जो होगा वो सराउंडेड बाय पेंटागन एंड हेक्सागन, बट ईच पेंटागन इज सराउंडेड बाय ओनली हेक्सागन। ठीक, अब जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स इन C80, C80 में निकालो। तो इसका एक फॉर्मूला होता है A/2 n+10, जहां A जो है वो आपके होंगे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं इसमें 80, 80/2 करेंगे, n+10 करेंगे, यहाँ जो n होगा वो होगा नंबर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स, नंबर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। तो नंबर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स की बात करें तो n निकाल के बताओ कितना आया, कितना आएगा यहाँ पर, 10 इधर ले आएंगे 40 में से तो 30। इस तरह से आप किसी भी रिंग के अंदर हेक्सागोनल निकाल सकते हो। क्लियर, पेंटागोनल फिक्स होगी कितनी, 12। ठीक, अच्छा फुलरिन जो होती है वो एरोमेटिक नेचर रखती है। फुलरिन ऐसे फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होगी। अगर आप इस एरिया की बात करोगे तो प्लेनर जैसा दिखाई देगा, इधर बात करोगे तो प्लेनर दिखेगा, लेकिन ओवरऑल ये क्या है, नॉन प्लेनर की तरफ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ये ऐसी स्ट्रक्चर कभी पूछी नहीं जाती, मतलब ये कॉन्ट्राडक्टरी होती है, क्योंकि इसका एक सरफेस प्लेनर है, दूसरा नॉन प्लेनर है, ओवरऑल फुटबॉल है तो नॉन प्लेनर हुई। एरोमेटिक नेचर है लेकिन, क्योंकि इस एक लेयर में एरोमेटिसिटी आ रही है। ठीक है, तो एरोमेटिक नेचर आपको बोलनी है। अगर आता है कि एरोमेटिक है क्या, यस, तो फुलरिन एरोमेटिक है। तो ये आपके हो गए डायमंड। और ये अगला फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के 3 होते हैं एलोट्रोप, पहला व्हाइट फॉस्फोरस, दूसरा
रेड फॉस्फोरस, तीसरा ब्लैक फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस की बात करते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, P4। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस डबल बॉन्ड नहीं बना रहा था, 3p पाई साइडवेज ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल, और इसीलिए व्हाइट फॉस्फोरस को हम P4 सिंबल से बताते हैं, P4। व्हाइट फॉस्फोरस का क्या होगा रिप्रेजेंटेशन? P4। ये P4 आ गया। अब इस P4 के अंदर आपसे पूछा एंगल, तो एंगल की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, थीटा होता है यहाँ पर 60, ठीक है। अब आपसे एक सवाल पूछा है उसने कि P बॉन्ड एंगल कितने हैं, तो आपसे बोला इसके अंदर कि P बॉन्ड एंगल कितने हैं, तो P बॉन्ड एंगल कितने जरा देखते हैं। एक तो ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, और इन दोनों के बीच में देखोगे तो तीसरा ये दिख रहा है। तो यानी एक फास्फोरस से हम बात करें तो एक एंगल ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है। तो एक फास्फोरस से अगर 3 एंगल आ रहे हैं तो 4 फास्फोरस से कितने आएंगे? 12। क्लियर? तो इसके अंदर अगर एंगल पूछे जाए तो कितने आएंगे? 12 निकाल देंगे। अच्छा, थीटा यहाँ पर 60 है, थीटा बहुत कम है इसलिए यहाँ स्ट्रेन आती है और 12 एंगल है ऐसे 60 के, तो स्ट्रेन आने की वजह से ये कम स्टेबल होता है। तो इन तीनों के अंदर अगर आपसे पूछे कि स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे कम किसका है, तो सबसे कम व्हाइट फॉस्फोरस का होता है। व्हाइट फॉस्फोरस की एक सबसे फेमस रिएक्शन है, ये अपने दिमाग में बिठा लेना, ये हम बाद में पढ़ेंगे वैसे तो, बट मैं यहाँ बता देता हूँ ताकि आपको ये दिमाग में अच्छे से आ जाए। P4 की NaOH से जब रिएक्शन कराते हैं इसका नाम होता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। आपको याद होगा इसका नाम हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का एक एच गया है, एक एच गया है तो नाम क्या बनेगा? हाइपोफॉस्फाइट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -3 और इसका आएगा +1। इस गैस का नाम होता है फॉस्फीन। फॉस्फीन गैस है, और ये फॉस्फीन जो होती है इसकी स्मेल होती है रोटन फिश। रोटन फिश का मतलब होता है, बताओ रोटन फिश क्या होती है? तो रोटन फिश का मतलब होता है ऐसी स्मेल जो सड़ी हुई मछली की जैसी हो। रोटन फिश मतलब सड़ी हुई मछली, जैसे हम बोलते थे H2S रोटन एग, नाम सुना हो तो। रोटन एग मतलब सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल, ये सड़ी हुई मछली जैसी स्मेल आती है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये डिसप्रोपोर्शनेशन हुआ है यहाँ पर, देखो आप, ये 0 से -3 गया और ये 0 से +1 गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछता है कि व्हाइट फास्फोरस की जब इससे रिएक्शन कराई जाती है NaOH से या अल्कलाइन सॉल्यूशन से, तो क्या बनता है? तो वो बोलेगा PH3 बनता है और NaH2PO2 बनता है, ठीक है। तो ये व्हाइट फास्फोरस हो गया। थर्मली ये अनस्टेबल होगा, मतलब कम स्टेबल होगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या है? कम, क्योंकि इसमें स्ट्रेन आ रही है, ठीक है। अगला देखो, रेड फास्फोरस क्या होता है, देखना जरा। रेड फास्फोरस जो होता है वो व्हाइट फास्फोरस के पॉलीमराइजेशन से बनता है। इसको जब हीट करते हैं तो ये रेड फास्फोरस बनता है। नहीं, पॉलीमर है, इसका रिप्रेजेंटेशन आएगा तो ऐसे आएगा, ये रेड फास्फोरस का पॉलीमर है, ठीक है। तो ये रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक बात बता दूं मैं आपको, हम यहाँ पर जो एलोट्रोप्सन की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे P ब्लॉक में बाद में। अगली बात जो आएगा वो कौन आएगा? रेड फास्फोरस हो गया तो ब्लैक फास्फोरस।
ये ब्लैक फास्फोरस होता है, ऐसे चलता जाएगा ये एक 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको प्लेनर मत समझना, क्यूबिक स्ट्रक्चर है ये। इस क्यूबिक का एक लेयर बनाया मैंने ऊपर का, ये जैसे एक क्यूबिक है, अब ये है तो 3D, तो फिर डायग्राम यहाँ पर क्यूबिक नहीं बनाया मैंने, क्या करा उसकी एक लेयर काट ली ऐसे। जैसे बचपन में हार्ट का आपने देखा होगा ना, 3D स्ट्रक्चर दिखाते थे, और वहीं हार्ट का जो एक सेक्शन काट के दिखाते थे ऐसे, तो उसके अंदर की स्ट्रक्चर दिखाई देती थी। तो जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होगी, 3D स्ट्रक्चर होगी, उसका एक लेयर स्ट्रक्चर है। फिर भी नहीं समझ में आया तो गूगल पे जाके फोटो देख लेना, खूब सारे फोटो दिखेंगे, अपने आप क्लियरिटी आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो ब्लैक फॉस्फोरस आपका 3D होगा, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर, ठीक है। तो ये आपका 3D। अब यहाँ पर एंगल देखो आप बढ़ता जा रहा है, तो यानी कि स्टेबिलिटी अगर पूछी जाए तो स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा इसमें, ब्लैक, फिर रेड और फिर वाइट। क्यों? क्योंकि आपको सबको पता है कि वाइट के अंदर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आएगी। क्यों आएगी स्ट्रेन? क्योंकि एंगल बहुत ज़्यादा थे। रेड फास्फोरस में एक बॉन्ड टूट गया ये, तो एंगल कम हो गए वो स्ट्रेन वाले, तो वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल। यहाँ और एंगल बढ़ गया मतलब, तो उसका मतलब स्ट्रेन और कम हो गई। अगला देखो। अच्छा, ग्रेफाइट और इसके अंदर अगर हमसे पूछा जाए थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, तो आपको पता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो होती है वो आपका ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा होगा, और डायमंड से। तो ये तो हो गई थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। अगर इसी तरह से मैं पूछूं कंडक्टेंस, तो भी ग्रेफाइट की ज़्यादा होती है। किससे? डायमंड से। इसी तरह से कंडक्टेंस के बाद आता है थर्मल कंडक्टेंस। तो थर्मल कंडक्टेंस की बात करें तो फिर डायमंड की ज्यादा होगी, अभी बताया था ना, ये भी नोट कर लो। अगला है SO3। SO3 के अल्फा, बीटा और गामा होते हैं 3। अल्फा, बीटा और गामा, इसमें से गामा SO3 की बात कर रहे हैं पहले। गामा SO3 जो होता है वो होता है ट्राइमर ऑफ SO3, और ये हमने पहले भी बनाया था। ये कुछ याद आया? गामा SO3 था S3O9, ट्राइमर ऑफ SO3 यानी कि S3O9। और S3O9 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि सेंट्रल एटम मोर देन 2 है, सराउंडिंग एटम शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन है। सेंट्रल एटम मोर देन 2 है और सराउंडिंग एटम शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन है, तो SOS लिंकेज आएगी, ठीक है। तो ये ट्राइमर ऑफ SO3 का स्ट्रक्चर हो गया। बीटा SO3 ऐसा होता है ये आइसो स्ट्रक्चरल होता है। आपसे एक सवाल पूछता है कि किसके आइसो स्ट्रक्चरल है, तो ये CrO3 के आइसो स्ट्रक्चरल है। किसके आइसो स्ट्रक्चरल है? CrO3 के। देखो ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मेंडलीफ अगर याद हो तो मेंडलीफ ने एक बात बोली थी, अगर आप ध्यान से देखें तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको नजर आएगा 3d5 4s1, सल्फर का देखेंगे तो आएगा 3s2 3p4। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, तो इनमें प्रॉपर्टी सेम पाई जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्रोमियम अगर CrO3 बना रहा है तो सल्फर भी SO3 बनाता है। क्रोमियम बनाता है क्रोमेट, तो सल्फर भी बनाता है सल्फेट। इसीलिए मेंडलीफ ने इन दोनों को कहाँ रखा था याद है? इसका नाम दिया था 6th B ग्रुप और इसका दिया था 6th A ग्रुप, इसलिए उसने एक ग्रुप में रखा था। प्रॉपर्टी सेम आ रही थी थोड़ी थोड़ी, तो क्लियर। तो वही उसी प्रॉपर्टी से सवाल बनाया है कि यार ये SO3 जो है क्या इसके साथ सेम स्ट्रक्चर रखेगा? हाँ, लेकिन इसका कौन सा वाला फॉर्म, बीटा फॉर्म, किसके साथ रख रहा है? CrO3 के साथ रख रहा है, बीटा के साथ, ठीक है। अल्फा जो होता है वो 3D नेटवर्क लाइक होता है, इस तरह से चलता रहेगा वो, इसकी स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं होती इसलिए हम लिखते भी नहीं है, ठीक है।
तो ये आपके एलोट्रोप्स। एलोट्रोप के बाद एक खास स्ट्रक्चर है जो आपसे पूछी जाती है, बोरेक्स की स्ट्रक्चर। Na2B4O7। Na2B4O7 जो है ये कहलाता है डॉट 10H2O बोरेक्स, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है। अब आपने टिप्स लगाओ और इसको बनाओ। सेंट्रल एटम मोर देन 2 है, हाँ। सराउंडिंग एटम शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन है, हाँ। इक्वल है, ये ग्रेटर है। साइक्लिक बनेगा, हाँ। साइक्लिक बनाते समय क्या ऑल्टरनेट पोजीशन पर आएंगे ये, हाँ। अब उसके बाद ऑक्सीजन 5 है तो एक ऑक्सीजन तो ऐसे ही जुड़ेगा ये, हाँ। शेयरिंग करना पड़ेगा। शेयरिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना कि आपको इस तरह से शेयर करना है कि रिंग जो है वो 6 मेंबर या 5 मेंबर रहे। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर है, तो ये वाली शेयरिंग भी सही है। यानी इसका स्ट्रक्चर में यहाँ रिंग बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या बना दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 2 3 4 5 6 एक ही बात है। लेकिन अगर यहाँ पर अल्टरनेट में शेयरिंग ऐसे कर दिया आपने तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 मेंबर रिंग बन गई। इसलिए आपको शेयरिंग करने से समय ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट होता है, ये 6 मेंबर ही बनाएगा। तो ये बीच में से क्यों बनाते हैं, ऐसा नहीं होता कि बीच में से बना रहे हैं, ये 6 मेंबर रिंग हो रही है इसलिए यहाँ से बना रहे हैं। तो अगर आपको एक स्ट्रक्चर दे दे जिसमें वो यहाँ यू बना दे, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर गलत स्ट्रक्चर है, आपने तो ऊपर से बनाई थी। एक ही बात है दोनों। अब ये सेटिस्फाइड करना था मेरे को इसको, बोरोन को। 4 OH है तो चारों सेंटर एटम से जुड़ेंगे। अब यहाँ पर आपका माइनस आएगा, क्योंकि 4 बॉन्ड तभी बन सकता है जब माइनस हो। चलो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। इसका भी क्या आएगा, sp3। इसका sp2, इसका sp2। पहला सवाल, ये जो है वो sp, इसमें BOB लिंकेज कितनी है बताओ। बोरेक्स में पूछेगा BOB लिंकेज कितनी है, तो 1 2 3 4, तो लिंकेज कितनी हुई, 4। ठीक है। अच्छा अगला बताओ, आपसे पूछेगा कि क्या 2 टेट्राहेड्रल हैं, टू टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं, हाँ। और क्या 2 ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट है, हाँ। टू ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट है, हाँ। अगला, क्या ऑल एटम्स आर इन सेम प्लेन, नो। सारे एटम एक प्लेन में नहीं है बोरोन के, क्योंकि 2 टेट्राहेड्रल हैं। टेट्राहेड्रल बताया था नॉन प्लेनर होता है, तो नॉट इन सेम प्लेन। ये जेई एडवांस में भी सवाल आया था कि क्या बोरेक्स के सारे बोरोन सेम प्लेन में होते हैं क्या, तो आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि ये 2 टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल मैंने बताया था नॉन प्लेनर होते हैं, कभी प्लेन में नहीं आ सकते, इसलिए कभी प्लेन में नहीं आएंगे। तो ये बोरेक्स भी हो गया। तो ये आपका स्ट्रक्चरल पार्ट भी समाप्त। अब एक डीपीपी और है, वो डिस्कस मैं आपको करवा देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन वाली एक डीपीपी पढ़ी थी अपन ने, याद हो तो।
डीपीपी नंबर 12, उसमें लिखा था सवाल कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो देखो ड्रॉ द स्ट्रक्चर, HCF2 था, हाइब्रिडेशन निकाला होगा आपने तो sp आया होगा, लीनियर आया होगा, तो ये आपका मॉलिक्यूल ऐसा बना होगा। ठीक है, ये आपका लीनियर इसलिए था ये। दूसरा आया होगा HCF4, sp3d2 आया होगा, स्क्वायर प्लेनर आया होगा, ये बना होगा। ठीक है, तीसरा HCF5 माइनस है, तो आपने जब बनाया होगा तो ये sp3d3 आया होगा, पेंटागोनल प्लेनर ज्योमेट्री थी इसकी। और आपने जब बनाया होगा तो ये ऐसा बना होगा। डीपीपी 12 की बात चल रही है, ये एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, F यहाँ F यहाँ F और यहाँ F। HCOF4, HCF4 का जब हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो आपके पास आएगा sp3d2 और इसकी ज्योमेट्री आई होगी स्क्वायर पिरामिडल। ये स्क्वायर पिरामिडल है। और एक बात याद रखना, अगर ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अगर 2 लोन पेयर रखने हो तो अपोजिट, 2 डबल बॉन्ड रखने हो तो भी अपोजिट, 1 लोन पेयर 1 डबल बॉन्ड रखना हो तो भी अपोजिट, वरना रिपल्शन आ जाता है। PCl3 का तो सबको पता होगा, sp3 है और पिरामिडल स्ट्रक्चर। PCl5 का भी पता ही होगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, sp3d। SF2 बेंट शेप, बेंट नहीं आएगा, मतलब हाँ बेंट आएगा, 2 लोन पेयर आएंगे। ठीक है, SF6 ऑक्टाहेड्रल, sp3d2। ठीक है, IF3 बेंट टी शेप लाइक CLF3, याद आया। IF5 पिरामिडल, कैसे, आयोडीन में 7 होंगे, हाइब्रिडेशन निकालोगे तो क्या आएगा, ये sp3d ट्रू, sp3d2 में 1 लोन पेयर, तो ज्योमेट्री का नाम क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल। ये IF7 पेंटागोनल बाई पिरामिडल, IF7 कौन सा आएगा, पेंटागोनल पिरामिडल। OF2 ये आपका sp3 और ये बेंट शेप आ जाएगा इसका OF2 का। NO3 माइनस, NO3 माइनस, ये N आ गया सेंट्रल एटम, नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक नेगेटिव ऑक्सीजन को दे दिया। अब जो ऑक्सीजन बचा वो डबल बॉन्ड से जुड़ गया एक, लेकिन एक ऑक्सीजन और है। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 है, सेटिस्फाइड हो गई, तो इसका मतलब अब वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बनाएगा। ये स्ट्रक्चर आ गया इसका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर। ClO4 माइनस का बनाओ तो Cl लिखो पहले, नेगेटिव चार्ज कौन है, ऑक्सीजन, बाकी ऑक्सीजन 3 बचे तो 3 डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, 3 डबल बॉन्ड से जुड़ गई है। ठीक है, अगला SF4
ये आपके आ जाएगा SF4 पिरामिडल स्ट्रक्चर, सॉरी सीसो स्ट्रक्चर। कौन सी हो गई ये? सीसो। अगला I3+। चलो आयोडीन था, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आयोडीन में? 7। 7 की बात करें तो क्या होगा? ये आई, एक प्लस लगा दिया मैंने तो 6 बचे, 6 में से 2 ने बॉन्ड बना लिया, तो अब क्या बचा? ये लोन पेयर 2, तो बेंड शेप आ गई है। ClO3 बनाओ, फिर से वही नेगेटिव चार्ज कौन लेगा? एक नेगेटिव ऑक्सीजन ले गया, बचे 2, ये आगे 2, अब एक लोन पेयर, ठीक है। अगला OCl2। इसमें आपको एक डाउट आएगा कि सर ऑक्सीजन तो सेंट्रल एटम है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। बिल्कुल सही है, सराउंडिंग एटम Cl है तो Cl को आपका सेंट्रल एटम होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ऑक्सीजन के क्लोराइड्स की फॉर्म में पाई जाती है, तो इसलिए इसको ऐसा बनाया गया, ठीक है। प्रॉपर्टी के बेस्ड स्ट्रक्चर बनाई जाती है। SnCl3-। चलो बताओ, सबसे पहले क्या करें? 10, कितने Cl हैं? इसकी वैलेंसी होती है 2, 2 Cl बना दिए। अब क्या करें? Cl पर माइनस आएगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव आते ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये अपना इसको दे देगा, ये स्ट्रक्चर आएगा इसका पिरामिडल, क्योंकि एक लोन पेयर बच गया ना इसमें। आप चाहो तो इस कोऑर्डिनेट को रिप्लेस कर दोगे, तो अगर आप रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव, कोऑर्डिनेट को रिप्लेस करते हैं, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव तो हट जाएंगे और या नेगेटिव रह जाएगा, ये स्ट्रक्चर भी हो सकती है पिरामिडल। अगला HPO3-। अब देखो HPO3- है तो फिर से वही, इसके अंदर आपको याद है टिप्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑक्सी एसिड्स, तो अब बनाओ इसके अंदर फटाफट। HPO3- है, एक H जोड़ दो, क्या बन जाएगा? HPO3-2 है ये, तो 2 जोड़ देंगे तो H3PO3, बेसिसिटी कितनी है? 2, तो 2H, अब OH OH आ गया। अब क्या करें? ये H बोलो और ये डबल बॉन्ड। अब अगर 2 माइनस है तो यहाँ से एक हट जाएगा, यहाँ से एक हट जाएगा, ये एक नेगेटिव, एक नेगेटिव, ठीक है। अगला देखो भैया, ये डीपीपी डिस्कशन चल रहा है, डीपीपी में स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाई जाती है, पढ़ा चुका हूँ, ये रिवाइज करना। हाँ, बाद में कहोगे सर ने तो जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर बना दिया, समझ में ही नहीं आया। ये तो पढ़ा चुका हूँ, तो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी। SO3-2 है, बेसिसिटी 2 है तो 2H प्लस जोड़ दो, H2SO3 बेसिसिटी 2 है, 2 OH जोड़ दो, डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3 आएगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर, क्या नाम होगा इसका? पिरामिडल। अब यहाँ से H हटा दो तो नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। IO3-, एक H जोड़ना पड़ेगा तो ये HiO3 बन जाएगा। अब ये I आ गया, एक बेसिसिटी तो एक आएगा, इसी ये भी 2 आएगा और ये 2। यहाँ से H हटाना पड़ेगा, ये नेगेटिव, ठीक है, तो स्ट्रक्चर बन गया। अगला देखो, इसका नाम भी ज्योमेट्री का क्या होगा? पिरामिडल, क्योंकि एक लोन पेयर है।
अगला XeO3 जीनॉन है, 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक लोन पेयर होगा, तो इसका मीन ज्योमेट्री का नाम आ जाएगा पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3। अगला XeF4 दो बार आ गए। XeF4 का वही स्क्वायर प्लेनर, अगला आया ClO4, ये भी दो बार आ गए। टेट्राहेड्रल बनाया था अभी इसका स्ट्रक्चर तो मैंने। NO2 माइनस, ये N नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि ऑक्सीजन दे दिया इसको मैंने, तो नेगेटिव चार्ज दे दिया मैंने। अब नेगेटिव चार्ज देने के बाद क्या हुआ ये देखो, हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp2 और ये प्लेनर। अगला PCl4 प्लस, देखो 4 Cl है तो 4 Cl आएंगे, ये प्लस टेट्राहेड्रल। POCl3 5 बॉन्ड बना सकता है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा और बाकी 3 Cl। ये कैसे बना होगा फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर ये 3 Cl होते हैं, एक लोन पेयर होता है, Cl पर प्लस है, ये क्या करता है अपना लोन पेयर इसको दे रहा होता है। जब आप इसको हटा के बनाओगे तो एक और बन सकता है, ये Cl Cl और ये दे रहा है इसको, तो यहाँ क्या आएगा Cl, यहाँ प्लस आ जाएगा, वहाँ माइनस आएगा, वो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। SO सल्फेट आयन, सल्फेट आयन की ज्योमेट्री की बात करें तो सल्फेट आयन में सल्फर है, नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ये मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बना दिए मैंने। हाइब्रिडाइजेशन sp3, टेट्राहेड्रल आएगी इसकी ज्योमेट्री। XeF5 प्लस, अब XeF5 प्लस की बात करें तो जीनोन में कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, एक हटा दिया, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन रहे हैं, 5 प्लस 1 6 आएगा, 6 आएगा तो ये sp3d2 आएगा। ये यहाँ प्लस आ जाएगा। इसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। ये आपका 11th का कोर्स हो गया समाप्त, 11th कंप्लीट हो गई है, डिस्कशन बचा हुआ है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना हो, कुछ बोलना हो, कोई टॉपिक आपको पढ़ना हो तो आप मुझे ग्रुप पे मैसेज डाल देना कि सर 11th में ये टॉपिक भी पढ़ा दो, तो मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन आप होमवर्क सुन लो, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैं डीपीपी डिस्कस करूंगा, केमिकल बॉन्डिंग की। ये डीपीपी जो थी वो मैंने डिस्कस कर दी, एक हाइड्रोजन वाली डिस्कस कर दी 2, एक मैंने स्ट्रक्चर वाली डिस्कस कर दी 3, तो 3 डीपीपी डिस्कस हो चुकी है आपकी, क्लियर। तो बाकी बची हुई जो केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग की 1 और 2, ठीक है, 2 डीपीपी आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अगला जो लेक्चर आएगा अब वो मैं आपका दूंगा, आज क्या वार है ट्यूसडे, तो मतलब जो भी लेक्चर आएगा वो शायद आपका ट्यूसडे ना आज, हाँ। तो अब थर्सडे को जो लेक्चर आना है वो नहीं आकर के अब अगला लेक्चर हम मंगलवार को देंगे, ताकि आप मंगलवार तक मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, आप ट्यूसडे तक सारा का सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेना केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है, सारी डीपीपी कंप्लीट कर लेना, ठीक। और शीट के अंदर भी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना, ताकि मैं शीट के एक्सरसाइज 1 को डिस्कस करा दूंगा। और ग्रुप पर मैसेज डाल देना कि ये वाले सवाल डाउट है, तो मैं ग्रुप पे डिस्कस नहीं करूंगा, मैं वीडियो बना करके आपको सारे सवाल बता दूंगा। तो आपका टास्क हो गया, होमवर्क हो गया कि ट्यूसडे वाला लेक्चर जो होगा वो डीपीपी डिस्कशन का होगा और शीट डिस्कशन का होगा, केमिकल बॉन्डिंग की एक्सरसाइज 1। मैं वही क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करूंगा जो आपने मुझे ग्रुप पे लिख के दिए होंगे कि सर ये सवाल हैं, ये वाले डाउट्स बताओ, क्वेश्चन नंबर ये है, ठीक। चलिए मिलते हैं अगली बार, बाय।